कोड पे देंगे नहीं, बुक का कोई कानून नहीं, रजिस्टर का कोई कानून नहीं, सिर्फ आपको सुनना है कोड पर। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ पार्टनरशिप की डेफिनेशन सीखी थी। पार्टनर्स किसे कहते हैं, कौन पार्टनर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, एलिजिबिलिटी, रूल्स पार्टनर बनने के। मतलब हम उस स्टेज पे थे कि हमारे पास क्लाइंट आया है और वो पूछ रहा है कि हम पार्टनर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ये 6 मैंने नाम लिखे हुए हैं, ये सब 6 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने साथ में पढ़ाई करी, कॉलेज पास आउट करा और पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर ली। एज पर द रूल्स उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली और इनको ये सजेस्ट किया गया कि एग्रीमेंट ओरल बिल्कुल वैलिड है, तो इन्होंने ओरली अपना आपस में डिसाइड कर लिया कि हम प्रॉफिट वगैरह बराबर बांटेंगे और फर्म स्टार्ट कर ली। साल कंप्लीट हो गया और अब इनमें कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने खुद सजेस्ट किया था कि सर एग्रीमेंट अगर पूछा जाए हमसे तो हम सजेस्ट करेंगे कि रिटर्न में होना चाहिए, ओरल होने में कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं। तो इन्होंने देखो जनरली होता भी है कि जब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, तो मतलब इमोशंस में क्या लो कि वो रिटर्न में नहीं चाहते कि वो रिटर्न में। जब हमारे बीच में कैसा झगड़ा, एक ही घर है, ये मतलब लैंग्वेज होती है आपस में बात करने की, तो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने बिना एग्रीमेंट वगैरह बनाए पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, साल कंप्लीट हो गया, अब उनमें कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं और झगड़ा करते हुए वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जज ने जो सब चीज़ें सुनी और जो बेस्ट लगा उनको, सारे दोनों साइड के लॉयर्स की बात सुनी, जो उनको लगा कि ये होना चाहिए, जो उन्होंने जजमेंट दी, वो बन गया रूल। देखिए क्या होता है, जो एक्ट बनता है वो कैसे बनता है, किसी एक चीज पर ना बहुत सारी जजमेंट आ गई। फॉर एग्जांपल किसी जज ने खून करने में फांसी की सजा दी होगी, तो रूल आ गया कि खून करने में फांसी की सजा है। किसी जज ने खून करने में फांसी की सजा नहीं दी, उम्र कैद की सजा दी, तो फिर ये रूल बना गया कि खून करने पे सजा दोनों हो सकती है। ये केस टू केस डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में उसने खून करा। तो जज ने जजमेंट दी है, केस का ऑर्डर पास करा है, उसी पे फिर लॉ बन जाता है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसा मान रहे हैं कि अब तक लॉ नहीं बना और जज ये रेस्पॉन्स दे रहा है। जब जज ने रेस्पॉन्स दे दिया उसके बाद लॉ बन गया। फिर क्योंकि लॉ बनने के बाद ना फिर केस नहीं चलता, क्योंकि क्लियर पता है कि अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसे ही होगा। अब क्या इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, हमें पूरी क्लास में 1 घंटा भी ये सुनना है। इनके दलीलें इसको बोलते हैं, इसको वो सुननी है। बस हमें हर पार्टनर आके बोलता है सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, इनको वैसे इतना पैसा मिलना चाहिए। दूसरा कहता नहीं सर मुझे इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए। आप लोगों ने सुननी है सारी बातें, फिर अपने अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर देना। फिर देखते हैं कोर्ट ने क्या डिसाइड करा। 6 पार्टनर्स हैं जी, A B C D E F 6 पार्टनर्स हैं। 6 के 6 बीच में झगड़ा हुआ, कोर्ट में आते हैं। तो कोर्ट में जी सुनवाई होती है। सबसे पहले प्रॉफिट को लेकर के झगड़ा हुआ। सबसे पहला झगड़ा हुआ जी प्रॉफिट को लेकर के। सर वो कह रहे हैं सारे पार्टनर्स कि सर हमने डिसाइड तो किया था स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट बराबर बांटेंगे। हाँ जी, अच्छा अभी बोली थोड़ी देर बाद कि प्रॉफिट बराबर बांटेंगे सोचा था, लेकिन हम प्रॉफिट बराबर नहीं बांटने जा रहे। क्यों? कोई सपोज ये पार्टनर है, वो कहता है सर मैंने सबसे ज्यादा काम करा, मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया फॉर्म, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए प्रॉफिट इनके मुकाबले, मैं काम गलत हूँ। दूसरा पार्टनर कहता है सर मैंने पैसा ज्यादा लगाया है, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, इस लॉजिक से। तीसरा कहता है सर सबसे ज्यादा क्लाइंट मैं लेकर के आया हूँ, तो क्लाइंट से तो इनकम होती है, सबसे ज्यादा पैसा मुझे मिलना चाहिए। इस तरीके से हर एक ने अपना अपना पॉइंट बोला। जज साहब सभी की बात सुन लेता है, उसके बाद देखिए कोई चीज ना बराबर नहीं होती। जैसे पेरेंट्स है, मान लीजिए आप पेरेंट हो और आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इक्वली पढ़ाई कर रहे हो जरूरी नहीं है, इक्वली मार्क्स ला रहे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एज अ पेरेंट दोनों बच्चों को इक्वली फैसिलिटीज देंगे। ऐसे नहीं तो नालायक है इसके कमरे में एसी नहीं लगेगा, ये पढ़ रहा है तो उसके कमरे में एसी लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यही एक जज अप्लाई करता है, यही एज अ फर्म समझ लीजिए एज अ पेरेंट है वो, क्योंकि एज अ पेरेंट फर्म अपने बच्चों को, पार्टनर्स को प्रॉफिट दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो उसका फर्ज है इक्वली देना, चाहे कोई कैसा भी हो। समझ आ रही है बात? इसलिए जज का रिप्लाई क्या होता है? जज का रिप्लाई तो सबसे पहले हमेशा पता क्या रहेगा, अभी बहुत सारे पॉइंट पे लड़ाई करेंगे। पहला पॉइंट प्रॉफिट का था। जज का रिप्लाई हमेशा पहला ये रहेगा कि एग्रीमेंट में देखो, अगर आपने एग्रीमेंट बनवा रखा है
मान लीजिए एग्रीमेंट में लिखा है प्रॉफिट बराबर बटेगा, और बाद में किसी ज्यादा काम करा किसने कम काम करा, मैं कभी नहीं करता, प्रॉफिट बराबर ही बटेगा। तो जज बोलेगा कि आपके भी आपस में नहीं बन रही, तो आप फॉर्म ये प्रॉफिट बराबर बटेगा, उसके बाद फॉर्म बंद कर दो, या अब नया एग्रीमेंट बना लो, जिसने ज्यादा काम करा उसको ज्यादा प्रॉफिट, जिसने कम काम करा उसको कम प्रॉफिट। अब नया एग्रीमेंट बना लो अगले साल से, लेकिन इस साल का एग्रीमेंट बना हुआ है, प्रॉफिट तो बराबर ही बटेगा, चाहे कोई पार्टनर एक भी दिन के लिए नहीं आया फॉर्म में, चाहे किसी पार्टनर ने 1 रुपया भी नहीं लगाया, अगर एग्रीमेंट में लिखा है बराबर प्रॉफिट बटेगा तो बराबर ही बटेगा। ठीक है, तो सबसे टॉप प्रायोरिटी एग्रीमेंट, जिसे हम डीड बोलते हैं टेक्निकली। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में लॉ में लिखा हुआ है ये कि हर पार्टनर को प्रॉफिट बराबर मिलेगा। तो अब इस चैप्टर के अंदर ऐसे बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें पार्टनर्स का नाम दिया होगा और ये नहीं बता रखा होगा कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटनी है, तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि हमें प्रॉफिट बराबर बराबर बांटना है सभी पार्टनर्स। ध्यान रखिए ये बात, बिल्कुल इजी है, लॉजिकल भी है, पढ़ सकते हैं जी आगे। सेकंड लड़ाई का मुद्दा सैलरी। ये क्या चीज है देखिए पहला पॉइंट था प्रॉफिट, सेकंड पॉइंट है सैलरी। अब 6 में से 3 पार्टनर्स आते हैं, वो कहते हैं सर आपने प्रॉफिट तो बराबर बांटना कह दिया, मान लिया, लेकिन हम 6 में से हम 3 पार्टनर जो है ये एक्टिव पार्टनर और ये 3 जो है ये स्लीपिंग पार्टनर है। तो अब ये एक्टिव पार्टनर क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं मान लीजिए प्रॉफिट का एक बॉक्स रखा हुआ है, सपोज ऐसा एज्यूम करें ये बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर 6 लाख रुपए रखे हुए हैं प्रॉफिट के इस साल के। ठीक, तो अब एबीसी पार्टनर क्या चाह रहे हैं, इस 6 लाख में से ना पहले हमें 50-50 हजार रुपए सैलरी दो हम तीनों, क्योंकि हमने काम करा सुबह से शाम तक, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। उसके बाद जो 4.5 लाख रुपए बच जाएंगे वो बांट दो हम 6 में एज अ इक्वल रेशियो। समझ पा रहे हैं पॉइंट क्या कह रहे हैं वो? एक्टिव पार्टनर कह रहा है कि भाई मैं सुबह से शाम तक आता हूँ, सारा काम करता हूँ, स्लीपिंग पार्टनर घर बैठा रहता है या और कुछ काम करता है, तो प्रॉफिट तुम बराबर बांट रहे हो, कहाँ का इंसाफ है? तो एबीसी पार्टनर चाह रहे हैं इस 6 लाख के बॉक्स में से 50-50 हजार रुपए हम तीनों को मिल जाए। एग्जांपल है 6 लाख और 50 हजार, है ना, ये तो फर्म टू फर्म डिपेंड करता है। 6 लाख में से 50-50 हजार रुपए एबीसी हम तीनों को मिल जाए, उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया 4.5 लाख वो इक्वली बांट दो 6 के 6। एबीसी ये कहना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, अपना व्यू दीजिए, तो बताता हूँ कोर्ट का व्यू क्या है। सोचिए आंसर अपने माइंड में और बैकअप को आपके पास रीजन है कि मेरे इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये सही है, इस तरीके से सैलरी दी जाए या ना दी जाए और वजह। सैलरी इक्वल बढ़नी चाहिए क्योंकि एग्रीमेंट तो है, एग्रीमेंट तो सैलरी मतलब एबीसी तीनों 6 में इक्वल, 6 में सैलरी इक्वल बढ़नी चाहिए। अच्छा, और कोई आंसर? इक्वल सैलरी इक्वल बढ़नी चाहिए, और कोई आंसर? चलिए कोर्ट का जजमेंट आंसर क्या है और लॉ ये है कि एक भी पार्टनर को 1 भी रुपए की सैलरी नहीं मिलेगी। जजमेंट ये है, लॉजिक आते हैं सर कोर्ट ने ऐसा क्यों जजमेंट दिया। देखिए सोच के देखिए कि पार्टनरशिप ना होती, प्रोप्राइटरशिप होती, एक ही ओनर होता, सारा काम खुद करता, सुबह से शाम तक ड्यूटी भी देता, पैसा भी लगाता, क्लाइंट भी वही लाता, सब कुछ वो करता, उससे बदले में क्या मिलता? सिर्फ एक चीज, प्रॉफिट। क्या उसको सैलरी अलग से मिलती? नहीं। तो जिसका कहना यही है कि अगर आप काम कर रहे हो तो ये भी पैसा लगा रहे हैं, खाली भी नहीं बैठे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे। और आपने अगर ऐसे ही सोचना था कि भाई ये 3 पार्टनर काम नहीं करेंगे, हम 3 पार्टनर काम करेंगे, तो एग्रीमेंट बनवा दें प्रॉफिट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं पेरेंट वाला दूंगा, एक बच्चा कुछ भी काम नहीं करता घर में, ना स्कूल जा रहा, ना ऑफिस जा रहा, ना कॉलेज जा रहा, कुछ भी नहीं करता, और एक सारा काम करता, पढ़ाई भी कर रहा है पार्ट टाइम में, जॉब भी कर रहा है पार्ट टाइम, तो एज अ पेरेंट अगेन दोनों फैसिलिटी बराबर देंगे। ठीक बात है। लॉजिक सिंपल सा देखो ये है कि अगर कोर्ट ये आंसर दे दे कि भाई सैलरी मिल जाएगी आपको एबीसी को, चल डीईएफ काम नहीं कर रहे उनको सैलरी ना दो, एबीसी काम कर रहे उनको सैलरी दो, फिर लड़ाई किस बात पता है, किस बात पे होगी कि सैलरी कितनी मिले, ये अमाउंट कैसे डिसाइड होगा। फिर डी कह सकता है सर मैं तो 2 घंटे के लिए तो आता था, मुझे भी थोड़ी सी सैलरी दो,
ई कहता है मैं संडे संडे आता था, मुझे भी थोड़ी सैलरी दो। ये तो एक डिबेटेबल अमाउंट है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, है कि नहीं? इसलिए बेस्ट रिप्लाई यही है कि आप देखो एबीसी को क्या कह रहा है जज, आप अगर आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हो उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिल तो रहा है, आप एक्स्ट्रा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सैलरी भी अलग से मिले प्रॉफिट भी अलग से मिले? समझ आ रही है बात? सैलरी वाले पॉइंट में भी अगेन पहले लाइन जज की यही होती है कि आपके एग्रीमेंट में जितनी सैलरी लिखी है जिसको लिखी है वो ले लो। एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में किसी भी पार्टनर को 1 रुपए की भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें भी करने वाले हैं कि 6 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर हैं, किसी एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं, ऐसा भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और फिर ऐसा लिखा हुआ है कि मिस्टर ए एक्सपेक्ट्स अ सैलरी ऑफ 50,000 रुपीस, तो आगे आपको रिप्लाई करना है कि क्या पॉसिबल है, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, तुम्हें रिप्लाई में ये लिखना है। ये अगर डीड नहीं होती तो उसकी केस में एक्ट फॉलो होता है, एक्ट में लिखा हुआ है किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, तो मिस्टर ए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। जितना भी प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाए। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल इजी है। मतलब लगता है हमने 2 बात याद करी है सर, प्रॉफिट को हमेशा बराबर बांटना है और सैलरी 1 रुपया भी नहीं देनी। ठीक है जी, पढ़ सकते हैं आगे। पढ़ाई का तीसरा मुद्दा आता है जी कमीशन। सी और डी 2 पार्टनर है जी। ये कहते हैं जी सर सारे के सारे क्लाइंट जो है ना वो हम लेकर के आए, जितनी भी सेल होती है वो हमारी वजह से होती है। मतलब हम 2 ना हो तो इस पूरे फर्म में 1 रुपए की सेल ना हो, सेल नहीं तो प्रॉफिट कहां से होगा? बाकी 4 पार्टनर ने 1 रुपए की भी सेल नहीं करी, सिर्फ हम दोनों ने सेल करी है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 6 लाख रुपए रखे हुए हैं प्रॉफिट के, इसमें से 50-50 हजार रुपए हम दोनों को दे दो एज अ कमीशन ऑन सेल्स, और उसके बाद जो 5 लाख रुपए बच जाए उसको बराबर बांट दो 6 के 6 पार्टनर। सी और डी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें कमीशन मिले सेल पर। आंसर दीजिए आप लोगों को क्या लग रहा है, कमीशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और नहीं मिलना चाहिए, वजह जिस लॉजिक से उन्होंने बिल्कुल सही कहा ना, जो लॉजिक सैलरी का है, सैलरी किस लॉजिक से नहीं दे रहे आप, वही लॉजिक कमीशन का कि अगर 2 पार्टनर सेल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बाकी 4 पार्टनर खाली बैठे हुए हैं, वो भी कोई ना कोई परचेजिंग अच्छी कर रहा हो सकता है। ए और बी इतने बढ़िया गुड्स लेकर के आ रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के चीपेस्ट रेट में, इसलिए सी और डी सेल कर पा रहे हैं, है कि नहीं? तो हर पर्सन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी वैल्यू है। हम ये नहीं कह सकते कि ये काम बहुत अच्छा कर रहा है तो बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जज का रिप्लाई ये कि डीड में लिखा हुआ है तो कमीशन ले लो, कितना परसेंट लिखा हो उतना कमीशन ले लो, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कमीशन नहीं मिलेगा। अगेन अगर आप सेल कर रहे हो तो बदले में आपको प्रॉफिट मिल तो रहा है ना? हर चीज का रिटर्न प्रॉफिट, अल्टीमेट रिटर्न प्रॉफिट। हम इस तरह की आते हैं, ये कहते हैं सर ये सब बड़े लालची बाकी पार्टनर्स, मुझमें बिल्कुल लालच नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सारे पार्टनर्स से पैसा निकलवाओ पहले, उसके बाद प्रॉफिट बांटो। क्या मतलब सुनो, मिस्टर जी क्या कहता है कि सर देखो जब भी मैं फॉर्म में आता हूं ना तो मैं महीने के सिर्फ 10-15 हजार रुपए निकालता हूं ड्राइंग्स के नाम के, अपने घर खर्च के नाम पे। मैं चाहता हूं कि दुकान में पैसा जितना ज्यादा रहेगा दुकान उतनी ज्यादा ग्रो करेगी और सामान खरीद पाएंगे और एक्सपेंशन कर पाएंगे। लेकिन सर जो बाकी के पार्टनर्स हैं ना, वो जो 1 लाख रुपए महीना निकाल लेता है ड्राइंग्स के नाम का, कोई 2 लाख रुपए महीना निकाल लेता है, तो सर तो बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं, मैं तो बहुत कम पैसा निकाल रहा हूँ। तो आप इन सब पर, हम सब पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम का चार्ज लगाओ। मतलब हम 6 के 6 पार्टनर 6 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर रखा हुआ है, अब ये सब लोग ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दें तो ये प्रॉफिट 6 लाख का करीब 8-10 लाख हो जाएगा। मान लो 8 लाख रुपए हो गया, फिर 8 लाख बांटो सब में इक्वली। देखो ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ेगा क्योंकि उसने बहुत कम ड्राइंग करी है, बाकी सब पार्टनर ने बहुत ज्यादा ड्राइंग करी है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, और जो पैसा आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर पड़ेगा सब में इक्वली। ई का फायदा हो गया ना, समझ पा रहे हैं? इसलिए ई कह रहा है।
ई का कहना यह है कि सारे पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया कि पार्टनर को पैसा मिल नहीं रहा, पार्टनर फॉर्म में पैसा दे रहा है ना। मानिए मैं मिस्टर ए हूं, मैंने पूरे साल में 4 लाख रुपए की ड्राइंग करी और 10% का इंटरेस्ट है मान लीजिए, तो 40,000 रुपए मिस्टर ए इस बॉक्स में डालेगा, 6 लाख का 640 बन जाएगा। समझ आ रही बात? ऐसे मिस्टर बी डालेगा, मिस्टर सी डालेगा, ई डालेगा और ये पैसा बढ़ते बढ़ते 6 लाख का सपोज 8 लाख हो जाएगा। ई ने ड्राइंग कम करी तो कम पैसा डालेगा, उसने ड्राइंग ज्यादा करी ज्यादा पैसा डालेगा, फिर प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाएगा सारे पर। मिस्टर ई ऐसा चाह रहा है। समझ आ रही है ये बात? तो जज का रिप्लाई पहला तो यही होता है कि जब डीड में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पक्का मिलेगा, उसी रेट से चार्ज होगा। डीड में नहीं लिखा है तो क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए सोचो। पॉइंट देखो ई का वैलिड है कि नहीं कि सर मैं से 10-20 हज़ार रुपए निकाल रहा हूँ महीने की, फिर 2-3 लाख रुपए निकाल लेते हैं महीने। ये क्या तरीका होता है? और सबका प्रॉफिट बराबर बांट है, ये क्या तरीका होता है? पॉइंट वैलिड है इसका। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए आपके हिसाब से। और कोई आंसर? सर होने के बाद भी तो प्रॉफिट बराबर ही बढ़ेगा। हाँ जी, इंटरेस्ट देने के बाद भी तो प्रॉफिट बराबर ही बढ़ेगा। लेकिन देखो जब दे रहे होंगे ना तो ई कम देगा और ए बी सी ज्यादा देंगे। नुकसान तो ई का मतलब नुकसान तो बाकी पार्टनर्स का होगा ना, ई का नुकसान कम होगा। बताएं जी, देना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं चार्ज होना चाहिए और क्यों? तो एक मिनट लगा और सोचो क्या होना चाहिए। यहाँ तो हम फ्री हैं, ना कोई हमारी कुछ इंटरव्यू में हमारे रिजेक्ट हो जाना, ना हमारे कुछ जगहों में मार्क्स कम मोटे कट जाने, ना तो फ्री हैं आप, अपना व्यू दीजिए सही हो गलत। चलिए आंसर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा। लॉजिक पर आते हैं। देखिए ड्राइंग्स करना हर पार्टनर का अधिकार। अगर मैं एक बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो घर खर्च के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा? इसमें सैलरी मिल रही है मेरे को, मैं फॉर्म से ही पैसा निकालूंगा। अब मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है तो मैं ज्यादा पैसे ड्रॉइंग करता हूँ। ई का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन है तो कम पैसा ड्रॉ करता। और मैं थोड़ी ना कि बिना बताए पैसे लेके जा रहा हूँ, भाई मैंने पैसा लगाया है उसे कैपिटल बोला, और जब पैसा निकाल रहा हूँ तो ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो मेरी कैपिटल भी तो घट रही है। समझ आ रही है बात? तो जिस तरीके से मैं अपने बैंक में पैसा जमा करता हूँ, सपोज हम लोगों ने बैंक में पैसा जमा करा, ठीक, अब मैं ज्यादा पैसे निकालूं, ये कम पैसे निकालें, बैंक के पास राइट है कुछ बोलने का? कोई राइट नहीं, भी अपना पैसा निकाल रहा है, कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। समझ आ रही है बात? इन्होंने बैंक में पैसा जमा करा, मैंने बैंक में पैसा जमा करा, ठीक, सपोज बराबरी पैसे जमा करा, 10 लाख इन्होंने 10 लाख मैंने, अब मैं लाखों का महीना निकाल रहा हूँ, कि 10,000 महीना निकाल रहे हैं, बैंक हम दोनों कुछ नहीं बोल सकता, हमारा पैसा जब मर्जी निकाले, है कि नहीं? इसी तरीके से जब पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता, समझ लो उसने बैंक में पैसे जमा करें, उसी के पैसे हैं वो, जब चाहे निकाले, किसी को कोई राइट नहीं उसे मना करने का, ठीक बात है। इसीलिए जज ने बोला कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, गलत है, क्योंकि उसका राइट है अपना पैसा खुद का निकालना। ऐसा ना 10 लाख रुपए के 12 लाख रुपए निकाले, ऐसा ना करा, अपना ही पैसा निकाला, ठीक है। और देखो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट है तो ऐसा कुछ करते पहले से कि भी कैपिटल इतनी लगानी है सबको और निकालेगा कोई नहीं, ताकि फर्म ग्रो करे, तो ऐसे एग्रीमेंट बनवाओ। समझ आ रही है बात? तो पार्टनर में तो हर पार्टनर फ्री होता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा है 11th क्लास में, कोई पार्टनर जब चाहे फर्म से निकल भी सकता है। तो मुझे पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू नहीं करनी, मेरी नहीं बनती पार्टनरशिप, मुझे खास प्रॉफिट नहीं लग रहा है, मैं कुछ और काम करना चाह रहा हूँ, मेरा हिसाब कर दो, मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ। जब चाहे पार्टनर की बात बोल सकता, पूरी लाइफ में पार्टनरशिप पूरा राइट है उसके पास, इसलिए ड्राइंग्स करने का भी राइट है, इंटरेस्ट चार्ज करना गलत है। ले लो ये बात, लॉजिक को पाना क्लियर? पांचवा मुद्दा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस बार पार्टनर एफ है वो कहता है कि जज साहब आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बराबर बांट लो, और आपको पता है रियलिटी कैपिटल की क्या, पूरी फर्म में इन पार्टनर्स ने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कितना पैसा लगा रखा है, मैंने अकेले ने 15 लाख रुपए लगा,
इन सब पार्टनर्स ने लगा रखा है बहुत कम पैसा, 2 लाख 3 लाख 1 लाख 4 लाख बस इतना, और मैंने अकेले ने लगा रखा 15 लाख रुपया और आप प्रॉफिट बराबर बंटवा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ? मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, सारे पार्टनर्स ने मिलाकर इतना पैसा नहीं लगाया जितना मैंने अकेले ने लगाया। बताइए एफ का पॉइंट सही है कि नहीं है? कैपिटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए और क्यों? ट्राई करें। नहीं मिलना चाहिए, ओनर तो वो भी है। और कोई आंसर? नहीं मिलना चाहिए वजह? पार्टनर सारे इक्वल है और उनको अगर था कि अगर इसे ज़्यादा प्रॉफिट देना ज़्यादा कैपिटल है तो एग्रीमेंट बनवाना चाहिए था, तो पहले पे लीजिए। सही है बिल्कुल। और कोई आंसर? नहीं मिलना चाहिए वजह? कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट किया, मतलब कोई पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। चलिए आंसर है नो। लॉजिक पर आते हैं। मैं बताता हूँ एफ का पॉइंट क्या था। एफ का पॉइंट ये था जब 4 लाख प्रॉफिट रखा हुआ है ना, ये इसमें से पहले हम सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पैसा निकाल करके दो। मान लो किसी का 20,000 बनता है, किसी का 30,000, किसी का 40,000, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाए उसे बांटो इक्वल। एफ का पॉइंट तो ये था, इसी प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पैसे निकाल करके दो हम सबको। कैपिटल जिसकी ज्यादा उसे इंटरेस्ट ज्यादा, कैपिटल जिसकी कम उसे इंटरेस्ट कम, ऐसा। ठीक, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाए उसे इक्वली बांट दो। जिसका रिप्लाई है नो, उसके पीछे वजह क्या है देखिए। देखो नोटिस कीजिए हर एक आंसर में नो क्यों आ रहा है, क्योंकि हर जगह ना ये सब पार्टनर की ड्यूटी है। प्रॉफिट लेना पार्टनर का अधिकार है, बराबर पार्टनर। सैलरी काम करना पार्टनर की ड्यूटी, अलग से पैसा क्यों मिले। कमीशन सेल करना पार्टनर की ड्यूटी, उस अलग से कमीशन क्यों मिले। ड्राइंग करना पार्टनर का अधिकार है, उस पर इंटरेस्ट क्यों चार्ज करें। कैपिटल लगाना पार्टनर की ड्यूटी, बदले में प्रॉफिट मिल तो रहा, इसके बदले में प्रॉफिट मिल तो रहा, इसके बदले में प्रॉफिट मिल तो रहा, कैपिटल के बदले में प्रॉफिट मिल तो रहा। अगर एफ ज्यादा कैपिटल लगा रहा है तो डेफिनेटली ए ज्यादा काम कर रहा होगा एफ के मुकाबले, डेफिनेटली बी के ज्यादा लिंक्स होंगे, डेफिनेटली सी ज्यादा अच्छी परचेजिंग के लिए एफर्ट लगाता होगा, ज्यादा अच्छा डी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। हर एक की अपनी क्वालिटी है, तभी फर्म चलती है। देखिए जॉइंट बिजनेस बहुत कम रह गया, मैंने पहले बताया था, लेकिन जहां जॉइंट बिजनेस अभी भी है, 2-3 भाई मिलकर काम कर रहे हैं, वो बिजनेस 10 टाइम्स ग्रो होता है एक सिंगल बिजनेस। यहाँ पर सिंगल आदमी काम कर रहा होता है बिजनेस में, वो स्लो ग्रो करता है। जहाँ 2-3 भाई मिलकर के या बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलकर के काम कर रहे हैं, वो ज्यादा स्पीड से ग्रो होता है। एक और 11 वाली पोजीशन होती है, क्योंकि हर एक की अपनी क्वालिटी। एफ ने कैपिटल ज्यादा लगाई है तो बाकी पार्ट को ना कैपिटल मतलब एफर्ट भी बराबर लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं इसकी एफर्ट ज्यादा है। जैसे मिस्टर से सैलरी के लिए पॉइंट था, मान लीजिए एबीसी कह रहे हैं कि हम तो फुल टाइम काम करते हैं, पूरे दिन आते हैं, डी 2 घंटे के लिए आता है, तो डी कहता है मैं 2 घंटे में इतना काम कर लेता हूँ, 12 घंटे में नहीं करते। डी कहता है मैं 2 घंटे में इतना काम कर लेता हूँ आकर के, ये लोग 12 घंटे में इतना काम नहीं करते, तो क्यों उनको क्या पैसे मिल जाए एक्स्ट्रा, मुझे कम मिले। काम करने से मतलब है, प्रॉफिट आने से मतलब है, ठीक बात है। सैलरी में तो वही होता है, कुछ एम्प्लॉइज कुछ इंजीनियर्स हैं जिसका 6 लाख का पैकेज है, कुछ इंजीनियर्स हैं जिनका 60 लाख का पैकेज है, सेम डिग्री है दोनों के पास, क्वालिटी ऑफ वर्क का फर्क। तो ये इस लॉजिक से कैपिटल लगाना तो ड्यूटी है, बदले में आपको प्रॉफिट मिल ही रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से चार्ज करना बिल्कुल गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान से सुनिए जी, आखिरी मुद्दा है कि आप लड़ाई सुनिए जी। मिस्टर सी आता है जी, वो क्या कहता है जज साहब से, कह रहा सर मेरी बात सुनना, अगर आपको लगे कि मेरा पॉइंट वैलिड है तो मुझे पैसे दिलवाना, वरना नहीं। क्या कहता है जी मिस्टर सी, सुनिए। मिस्टर सी कहता है सर आज से 6 महीने पहले हमें एक और ब्रांच खोलनी थी, तो उसके लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत थी। हमने बैंक पर लोन के लिए एप्लीकेशन दी, हमारा लेकिन लोन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमारी नई फर्म थी, स्ट्रॉन्ग फर्म नहीं थी, तो बैंक लास्ट 3-4 साल के रिकॉर्ड्स चेक करता है, अच्छी सेल ग्रो ऊपर जा रही है ऐसा चेक करता है, तब लोन पास करता है, तो पास नहीं हो पाया हमारा। लेकिन हमें लग रहा था कि ब्रांच खोलेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा,
तो मिस्टर सिंह ने बोला कि मैंने एक सजेशन दिया सारे पार्टनर्स को कि मेरी एक पुरानी ज़मीन रखी है गाँव में, मैं वो बेच देता हूँ और आप सबको, इस फर्म को एज अ लोन, एज अ कैपिटल नहीं, एज अ लोन को पैसा दे देता हूँ। भाई तुम बैंक को इंटरेस्ट देते, मुझे इंटरेस्ट दे देना। समझ आ रही है बात? मिस्टर सी कहता है कि मेरा जो पर्सनल पैसा रखा हुआ है, फॉर्म दुकान गाँव में ज़मीन रखी हुई है, वो मैं बेच देता हूँ और जो पैसा आएगा मैं वो इस फर्म को एज अ लोन दे दूंगा। तो तुम बैंक को इंटरेस्ट देते, मतलब तुमने बैंक से लोन लिया, ये समझो तुम, वही कहना चाह रहा। ठीक, बाकी सारे पार्टनर एग्री हो गए। अब मिस्टर सी कह रहा है 10 लाख रुपए का मैंने लोन दिया था, मेरा जो इंटरेस्ट बनता है मुझे इंटरेस्ट दिलवा दो। इस 6 लाख के प्रॉफिट में से पहले मुझे लोन पर इंटरेस्ट दिलवाओ। सपोज 50,000 रुपए आ रहा है, उसके बाद जो 4.5 लाख का प्रॉफिट, 5.5 लाख का प्रॉफिट बच गया, उसे बांटो इक्वली। मिस्टर सी ऐसा चाह, आंसर दें आप लोग, क्या लगता है आपको, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वजह? नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए वजह? सर कैपिटल वाला हो गया कि उसके ज़्यादा कैपिटल लगा दिया। कैपिटल वाला लॉजिक इसमें फिट बैठ रहा है, एक आंसर ये है। और कोई आंसर? हाँ जी, मिलना चाहिए वजह? सर सबने एग्री करा था, सबने एग्री करा था कि वो लोन देगा, लेकिन इंटरेस्ट के लिए एग्री नहीं करा। वो लोन देगा इसलिए तो एग्री करा था, इंटरेस्ट के लिए एग्री। सर मिलना चाहिए क्योंकि उसने अपने पर्सनल जमीन से लिया था ना। देखो जो कैपिटल भी लगाई है सबने अपने पर्सनल पैसे लगाए। नहीं मिलना चाहिए वजह? क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया होता तो फॉर्म पैसे देता है, फॉर्म पैसे लेता है। एग्रीमेंट नहीं बना तो फॉर्म पैसे लेता है। मतलब जैसे अगर फर्म ने अगर चार्ज किसी को लोन दिया तो वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को पैसे दिए तो वो चार्ज नहीं करता। चलिए कोई आंसर? चलिए आंसर है यस। पहली बार जिसने यस बोला, हर बार आंसर उसका नो आ रहा था। लॉजिक समझिए। देखिए लॉ पता है क्या होता है? जैसे मान लीजिए लॉ का कोर्स कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, इस चीज़ की सज़ा है वगैरह और जो भी सब, इसको बुक में लिखा हुआ है, इस चीज़ की सज़ा ये, इस चीज़ की सज़ा ये तो हमें लर्न करना। बस लर्न करने की आसानी कहाँ से आती है कि अगर हम समझ लें कि ये लॉ इसलिए बना हुआ है, इस लॉजिक से बना हुआ है, इसलिए इसकी सज़ा ये, अगर हम समझ लें तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई अगर हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट आ जाए, तो शुरू कभी आई नहीं है ऐसी आज तक, तो अपना माइंड लगा पाएंगे एक नई सिचुएशन के अंदर। समझने का पर्पस ये होता है। अब देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे। इन सब में नो क्यों था? क्योंकि ये सारे काम करना पार्टनर की ड्यूटी थी। सुबह से शाम काम करना, सेल करना, ड्राइंग करने का राइट था, कैपिटल लगाने की ड्यूटी थी, लेकिन लोन देना ये किसी पार्टनर की ड्यूटी नहीं है। किसी पार्टनर की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो अपना पर्सनल पैसा लोन पे दे पाऊंगा, किसी पार्टनर की ड्यूटी नहीं है। कैपिटल लगाना ड्यूटी है, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अलग से। ड्राइंग करना पार्टनर का राइट है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। काम करना सुबह से शाम पार्टनर की ड्यूटी है, सैलरी नहीं देते, लेकिन लोन देना किसी पार्टनर की ड्यूटी नहीं है। अगर किसी ने लोन दिया है तो अब उसको एज ए आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा। लॉ के आइज में लोन के पर्पस के लिए उसको एज एन आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा, इसलिए उसको इंटरेस्ट देना जेन्युइनली बनता है। तो कोर्ट जज ने कहा कि आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट मिलेगा लोन पर, एग्रीमेंट में जो लिखा हो उस रेट से मिलेगा। एग्रीमेंट तो बनवाया ही नहीं, तो एक्ट जब 1932 में एक्ट बना था उस टाइम बैंक का रेट चल रहा था 6% पर एनम। तो एक्ट में भी वही रेट मेंशन कर दिया गया। पूरे साल में आपको सिर्फ एक ही रेट है जो घर से याद करके जाना है, 6% पर एनम। तो लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। ये मैं पर एनम क्यों बोल रहा हूँ? एनम मतलब साल, पर मतलब 1, 1 साल का इंटरेस्ट है ये। तो अब हमें ना टाइम फैक्टर कंसीडर करना है। मतलब मिस्टर ए ने मान लीजिए 8 महीने के लिए लोन दिया, तो 6% का 8/12 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? इंटरेस्ट 1 साल के लिए तो 1 साल इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब टाइम फैक्टर कंसीडर किया जाएगा। अगर लॉ में ये नहीं लिखा होता, सपोज
तो फ्लैट रेट होता 6%, तब टाइम फैक्टर नहीं देखा जाता, एग्जैक्ट 6% निकाल देते, भले उसने 3 दिन के लिए लोन दिया होता। तो पर एनम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, लॉ में लिखा है पर एनम। तो हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाल दिया सर कि जो 6 लाख का प्रॉफिट है इसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम का पैसा निकालेंगे, इसने लोन दे रखा उसको पैसा दे देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे सारे पार्टनर का बांट देंगे इक्वली। क्लियर हो गया बात? ध्यान रहेगा। पहला हमने सीखा सर प्रॉफिट इक्वली बटेगा, दूसरा सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम के रेट से दिया जाएगा। ध्यान रहेगा। एक कंफ्यूजन बहुत बड़ी गलती एग्जाम में जो होती है बहुत बच्चों से, वो क्या होती है, एग्जाम में लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन नहीं है, दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, किस रेट से। तो बच्चे घर से याद कर गया होता 6% के तो रेट याद किया होता, वही लिखा था, वो भूल जाता है कि वो लोन पर था कैपिटल पर नहीं। तो सिर्फ इंटरेस्ट देखते ही 6% लिख के नहीं आना, देखना है कि इंटरेस्ट किस चीज पर है, कैपिटल पे है तो 0 नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 4% और लोन में लिखा हुआ है 6%। बताओ 4 दोगे कि 6? 4, क्योंकि प्रायोरिटी एक्ट डीड को देंगे, मतलब लॉ खुद कह रहा है कि मुझे प्रायोरिटी मत दो, एग्रीमेंट जो आपके बीच में उसको प्रायोरिटी दो, वो ऊपर है। एग्रीमेंट नहीं है तो मुझको पूछो मेरे में क्या लिखा हुआ, समझ आ रही है बात? मान लीजिए डीड में 0 लिखा है और एक्ट में 6, तो क्या होगा 0 या 6? 0, क्योंकि 0 रेट भी एक रेट है ना। अच्छा डीड में लिखा हुआ है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन विल प्रोवाइड एट दैट 0, तो ये भी एक रेट है ना, नंबर तो ये भी है, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो 0 डीड में कुछ नहीं लिखा तो 6%। अच्छा ध्यान सुनना, दो बातें, डीड नहीं है तो कितना परसेंट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन? 6%। दूसरा सुनना, दूसरा केस कि डीड है लेकिन डीड में ना इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, अब 6%। दो सिचुएशन होती हैं, एक तो डीड ही नहीं है, क्योंकि देखो डीड का मतलब एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का मतलब कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है कि उसके अंदर एग्जैक्टली 17 लाइनें होती हैं। तो हम लोग एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, हमने कोई 8 पॉइंट लिखवाए हैं, हम इन्होंने एग्रीमेंट बनवाया इन्होंने 15 पॉइंट लिखवाए हैं, सोचा आप लोग एग्रीमेंट बनाया आपने 100 पॉइंट लिखवाए हैं, तो अपने आपस की अंडरस्टैंडिंग है, उसने एग्रीमेंट में ये लिखवा दें इधर पे से जो लेट आएगा 100 रुपए पेनल्टी लगेगी उसकी, उस पर भी लिखवा दे अगर डीड में है कि नहीं है। तो डीड में जितना हम एक्सपेंड करना चाहे एक्सपेंड कर लें, जितना घटाना चाहे घटा लें, बढ़ाना चाहे बढ़ा लें। तो डीड में कुछ भी नहीं लिखा या डीड है ही नहीं, उस केस में लॉ चलेगा 6% पर है ना, लेकिन प्रायोरिटी लॉ को देगी। ध्यान रहेगा, एक बार शेयर कर लीजिए आप जिसके पास बुक है, तो किसी के बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, आप उस पे बैठ जाओ, उनके पास बुक है और यहाँ बैठ सकते हो, उनके पास बुक है। हम आ रहे हैं सेकंड पेज पर, पेज नंबर 2, सबसे ऊपर टेबल दी हुई है पेज नंबर 2 पे, सबसे ऊपर टेबल दी हुई है पेज नंबर 2 पे। टेबल में क्या लिखा है जी, पढ़े पहला पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस, क्या लिखा हुआ इसके सामने, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आगे क्या लिखा हुआ है, नहीं दिया जाएगा, नॉट पेड। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं चार्ज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर, आगे लिखा है चार्ज किया जाएगा, दिया जाएगा 6% पर एनम के रेट से। उसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है कि आने वाले टॉपिक में समझेंगे, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, समझ में कम आएगी। 6th पॉइंट, सैलरी या कमीशन, इसे कलेक्टिवली ना रेम्युनरेशन कहते हैं, रिपीट, सैलरी और कमीशन इसे कलेक्टिवली रेम्युनरेशन कहते हैं, ठीक। Remuneration is not paid या allowed to any partner for taking part in the conduct of the business, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके पिछले पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े एक बार, जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, इससे पिछले पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ उससे नीचे, तो जो हमने पढ़ा ना कि क्वेश्चन 6 का आंसर था, ये पढ़े क्या लिखा हुआ है,
स्टेट द मेन प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग। पार्टनरशिप एक्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं उसके अंदर। हमारे कोर्स के अंदर उस एक्ट में जो अकाउंट्स वाला पोर्शन है ना, सिर्फ वही है, पूरा एक्ट नहीं हमारे कोर्स के अंदर, जो अकाउंट्स से रिलेटेड पोर्शन है सिर्फ वही है। तो अकाउंटिंग के रिगार्डिंग क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये पूछा हुआ है इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। क्या लिखा है आंसर में, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। या तो डीड है ही नहीं, या फिर दूसरे वाला इट इज साइलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। या तो डीड ही नहीं है, या डीड है उसमें लिखा नहीं प्रॉफिट कैसे बटेगा। डीड है लेकिन लिखा नहीं कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डीड है लेकिन ये लिखा नहीं सैलरी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। तो दोनों बदल क्यों हो सकता है। लिखा हुआ है द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल अप्लाई एज, तुम टेबल पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया बात अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है इसी पेज पर। पार्टनरशिप डीड कहते किसको हैं? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट को कहते हैं जिसमें डिटेल होती है टर्म्स कंडीशंस की, जो पार्टनर आपस में एग्री करें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कोई भी 4 एग्जांपल दे दो जो पार्टनरशिप डीड में आते हो। जरूरी नहीं आपको जो 6 लिखे यही लिखना है, आपकी जो इच्छा हो वो लिख दो। एग्रीमेंट कर रहे हैं, कौन किस टाइम आएगा, कौन किस टाइम जाएगा, कौन मार्केटिंग का काम करेगा, कौन फाइनेंस का काम करेगा। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है कि फर्म का नाम होगा, फर्म किस नाम से खोलेंगे। पॉइंट नंबर 2 नाम और एड्रेस सारे पार्टनर्स के। पॉइंट नंबर 3 बिजनेस का नेचर और प्लेस। नेचर का मतलब क्या है, मतलब प्रोडक्शन है कि रिटेल है कि होलसेल है, ये मतलब है नेचर। और प्लेस मतलब की प्लेस कौन सा होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट, स्टार्ट की डेट। पॉइंट नंबर 5 कौन कितना पैसा लगाएगा। पॉइंट नंबर 6 प्रॉफिट किस हिसाब से बटेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिस्ट कौन किसको सैलरी मिलेगी ये पॉइंट और लिख सकते हो, किसको इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा कितना वो लिख सकते हो, लोन कोई देगा तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस रेट से मिलेगा ये लिख सकते हो, तुम्हें लिख सकते हो एग्जांपल, कोई कंपैरेटिव लिस्ट नहीं है इसकी। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 क्यों जरूरी है पार्टनरशिप डीड। देखो जी क्या जरूरी है ये नहीं पूछा, क्यों जरूरी है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है ये बात पहले से कि जरूरी है, अब बताओ क्यों, तो कन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए जरूरी है। पढ़ने आंसर क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर केयरफुली हम डीड बनाएंगे तो ये हटा देगा प्रॉब्लम्स, एलिमिनेट प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट जो कि हो सकते हैं फ्यूचर में। तो प्रैक्टिकली होता क्या बता देता हूँ। प्रैक्टिकली ये होता है सर कि हम डीड बना देते, फ्रेंड्स स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि डीड बनाते हैं, प्रॉफिट बराबर बांटेंगे, पैसा बराबर लगाएंगे, साल कंप्लीट हो जाता है, प्रॉफिट बराबर बांट लेते हैं। लेकिन क्या लगता है कि यार ये पार्टनर गलत काम करता था बार बार और उससे कुछ काम होता नहीं है, वो किसी पार्टनर से ज्यादा काम होता। तो साल खत्म होने के बाद मान लीजिए आप ज्यादा काम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब मैं मुझे किसी काम के लिए भेजा तो मैं काम गलत करके आ जाता हूँ, फिर को जाना पड़ता है, या मैं काम के लिए बहाना करता हूँ तो मेरे को टाइम नहीं है, मैं जा नहीं पा रहा, फिर को जाना पड़ता है, इसका प्रॉफिट तो बराबर ही बटेगा। अब नेक्स्ट ईयर ये मुझसे बोलेंगे कि भाई देखो मैं ज्यादा काम करता हूँ आप कम काम करते हो, तो प्रॉफिट नहीं बांटना इक्वल समझदारी नहीं है, या तो फर्म खत्म कर दो या फिर मेरा शेयर 50 की जगह 70% करो, आपका 30% करो, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं समझ रहा हूँ कि हाँ मैं बाकी में काम कम कर रहा हूँ, ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए का, सही बात है। फर्म बंद हो जाएगी तो अकेले बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा मैं, तो शायद मैं एग्री हो जाऊंगा, अगर नहीं होगा तो फर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट तो इस साल का इक्वली ही बढ़ेगा जो डील में लिखा होगा। तो ऐसा होता है कि अगर काम करने के नेचर में अगर फर्क आ जाता है तो नेक्स्ट ईयर उसको अपडेट करते हैं, एग्रीमेंट को अपडेट जब मर्जी कर सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या सभी फर्म को जरूरी है डीड बनवाना। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि लोन ऑप्शनल रखा हुआ है ताकि स्टार्टिंग में लोग ना खर्चा करें इस चीज का, इसलिए लिखा हुआ आंसर कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट लॉस किस हिसाब से बढ़ेगा, उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशन को कौन सा लॉ बताएगा, कैसे फॉलो होगा। इसमें लिखा हुआ है डीड नहीं है तो जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है वो चीजें फॉलो, ठीक है जी। अब 7 क्वेश्चन पर आते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आप सारे मतलब समझ लो 7 से लेके 18 तक सारे क्वेश्चन कर चुके हैं उस एक टेबल के अंदर। अभी समझ लो उसके बाद होगी केस स्टडी। एग्जाम बता रहा हूं थ्योरी क्वेश्चन 1 मार्क्स के ऊपर का नहीं आएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क में।
बड़े क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 7 में कि अगर डीड नहीं है तो किस रेशियो में प्रॉफिट बांटोगे? इक्वली। 8th क्वेश्चन, एक स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब काम हम कुछ नहीं करता हो, लेकिन कैपिटल लगाई है उसने 75%, तो बताओ उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा? इक्वल, चाहे स्लीपिंग हो, चाहे एक्टिव हो, चाहे कैपिटल 75% लगाई हो, चाहे 5% लगाई हो, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, डीड नहीं होगी तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि दो पार्टनर है फॉर्म में, एक की कैपिटल है 3 लाख, एक की कैपिटल है 4 लाख, उनके बीच में डीड नहीं है। जो मिस्टर गेट है वो ये चाहता है कि प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में बांटो। रेशियो निकाल पाते हैं आप लोग? जो कैपिटल है पार्टनर्स की, एक की 3 लाख और एक की 4 लाख, फिर उससे 0 कैंसिल हो गया, 3:4, मतलब मान लीजिए प्रॉफिट है 1,40,000, तो कितना मिलना चाहिए पहले वाले पार्टनर को रेशियो के हिसाब से अगर बांटे तो? 3:4 के रेशियो कैसे बांटो? 3/7, और यहाँ पर 4/7, इनका सम कर देते हैं, वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है। ऐसे प्रॉफिट बांटना चाह रहा है एडी, तो पहले वाला 8 वो चाह रहा है कैपिटल रेशियो बांटो, तो ऐसे बांटोगे, ऐसा चाह रहा। आगे, स्टेट विद रीजंस वेदर द क्लेम इज वैलिड और नॉट। रीजन के साथ बताओ कि जो गेट चाह रहा है वो सही है कि गलत। तो आंसर है कि गलत है, क्योंकि डीड नहीं है। उसके बाद लॉ फॉलो होगा, एक्ट फॉलो होगा, और एक्ट में लिखा है कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा, ना कि कैपिटल की रेशियो में। एक बार आंसर की लैंग्वेज भी पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपको ऐसी लैंग्वेज लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्ट में क्या प्रोविजन लिखा हुआ है रेम्यूनरेशन के लिए। तो रेम्यूनरेशन के लिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है ये बताना है जी हमने। आंसर में क्या लिखा हुआ है कि लॉ में लिखा हुआ है कि डीड ना हो तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके की कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, पढ़ लीजिए आंसर। क्वेश्चन, अगर डीड नहीं है तो वर्किंग पार्टनर को किस रेट से रेम्यूनरेशन मिलेगी? बताएं। वर्किंग पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर मतलब एक्टिव पार्टनर, उसे किस रेट से रेम्यूनरेशन मिलेगी? जी करेक्ट है। चाहे एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग हो, कोई भी पार्टनर हो, किसी को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी अगर डीड नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे, इसमें डीड है तो सैलरी देके दिखाएंगे, डीड नहीं है तो सैलरी नहीं देंगे, सॉल्व करेंगे उस हिसाब से हम। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल काफी सारे हैं। अभी थ्योरी में हम ये लर्न कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं धीरे धीरे। 12th क्वेश्चन पर आ गए हैं जी हम। ए और बी पार्टनर हैं, उनके बीच में डीड नहीं है। ए एक्टिव पार्टनर है और वो चाह रहा है कि मुझे 18,000 पर एनम के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाए। तो बताएं दें कि नहीं दें? नहीं देंगे, क्लेम वैलिड नहीं है क्योंकि डीड नहीं। 13th क्वेश्चन, आर एस टी, तीन पार्टनर है फर्म के अंदर और उन्होंने बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एजुकेशनल सीरीज। 2018 से स्टार्ट करा है। आर बिजनेस डेवलपमेंट का काम देखता है, टी फाइनेंस का काम देखता है। आर चाहता है कि मुझे 5,000 रुपए महीना सैलरी अलग से मिले, बाकी पार्टनर कहते हैं नहीं देंगे। तो इस समस्या को कैसे सुलझाओ? सैलरी नहीं मिलेगी, उसका क्लेम गलत। ठीक है, 14 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 13, 14, 15 तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक में सैलरी का पॉइंट है, एक में ट्रस्ट का, एक में प्रॉफिट।
हाँ जी, तो 14 पॉइंट में क्या नया पूछा हुआ है? कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहा है एक पार्टनर, दें कि नहीं दें? नहीं देंगे। पॉइंट 15 में क्या अलग चीज मांगी जा रही पढ़ाई पर? प्रॉफिट में 50% शेयर। हाँ, आप 15th क्वेश्चन में मिस्टर एस कहता है कि आधा प्रॉफिट मुझे चाहिए, जबकि तो प्रॉफिट 1/3 देना चाहिए ना। तो प्रॉफिट बटना 3 लोगों में बराबर बराबर, तो 1/3 मतलब 33% मिलेगा प्रॉफिट। ये मांग रहा है 50%, तो गलत मांग रहा है, डीड नहीं है तो एक्ट 4 होगा, एक्ट सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। 16th क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। एडी और बीट पार्टनर है फर्म में और डीड नहीं है। एडी ने कैपिटल लगाई 10,000, गेट ने कैपिटल लगाई 14,000। एडी ने लोन दे रखा है फर्म को 5,000 रुपए और बदले में वो इंटरेस्ट मांग रहा है 12% पर एनम। तो बताओ वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? इंटरेस्ट मांग रहा है ये तो सही कर रहा है, लेकिन रेट गलत मांग रहा है। 12% नहीं, 6% के हिसाब से उसे लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। 17 पर आ गए जी। 17 में लिखा हुआ है जी एबीसी। साइड क्लियर है? सर इसमें लिखा हुआ सर विदाउट अ पार्टनरशिप डीड सर। हाँ, डीड नहीं है ना, मतलब तो लॉ फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, एबीसी पार्टनर है फर्म में, डिसाइड कर लिया कि इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद सी चाहता है कि इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज की जाए। सी कैसे कर सकता है? ध्यान सुनो, क्वेश्चन अलग है इस बार। देखिए ये पॉइंट क्या है। एक तो पॉइंट क्वेश्चंस कैसे थे कि ये प्रॉफिट बराबर बटेगा नहीं बटेगा, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पूछा जा रहा था कि होगा कि नहीं होगा। अब समझ लो कि हमारे एक अकाउंटिंग फर्म है, अब हमारा सी हमारे पास अकाउंट क्लाइंट है, वो आया हमारे पास, वो कह रहा है कि यार हमने डेट बनवाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता ही नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो, तो मैं कैसे करूँ? तुम सजेस्ट करो। हमसे ये पूछा जा रहा है, हमें ये नहीं बोलना नहीं होगा। हमारा क्लाइंट हमसे पूछ रहा है कि ये कैसे होगा, अब तरीका बताओ। तो हमने क्या रिप्लाई करना है उसको? हम कहेंगे भाई डीड बनवा, और बाकी दोनों पार्टनर्स को मना, बस ये तरीका है। समझ आ रही है बात? तो आंसर लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। जनरली क्वेश्चन एग्जाम में बच्चा ऐसा क्वेश्चन पढ़ के सीधा लिख देता है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन चार्ज नहीं होगा, खत्म। सोच क्या था सही हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। ये नहीं पूछा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करवाना है मिस्टर सी को, कैसे कर सकता है वो तरीका बताना है। ठीक है, तो सिंपल बात। फिर वापस कोर्ट के एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई क्लाइंट मेरे पास आया कि जी मर्डर करा है मैंने और फांसी सजा होती है, फांसी सजा नहीं चाहिए मेरे, तरीका बताओ। ठीक, तो हमें जज लॉयर क्या कहता है इस केस में? आपको मेंटल प्रूफ करना है कोई को, पता ना साउंड माइंड वाला पॉइंट। तो ऐसी मूवीज में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि वो अपने क्लाइंट को पागल है प्रूव कर देता है। तो जब उसने खून किया था उस टाइम वो साउंड माइंड का नहीं था, इसलिए उसका खून करना अपराध नहीं है, इसलिए उसको सजा नहीं होती। समझ आ रही है बात? लॉ में ही पॉइंट निकालने होते हैं। तो ये पूछा हुआ है कि वो कैसे कर सकता है, डीड बना करके और दोनों पार्टनर्स को मना करके। लिखा हुआ है यहाँ से C can do so only by changing the partnership deed with the consent of all the partners। सभी पार्टनर की रजामंदी से ही कर सकता है। क्वेश्चन एबीसी ने डिसाइड कर लिया कि इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा हर पार्टनर को 5%। 1 साल के बाद सी चाहता है कि इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज ना किया जाए, तो सी कैसे कर सकता है? सेम क्वेश्चन, ये पूछा चार्ज होगा कि नहीं होगा, कैसे कर सकता है? बाकी पार्टनर्स को मना करके डीड को अपडेट करके। सी कैन डू सो ओनली इफ इट इज एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, अदरवाइज ही काम है। तो बाकी पार्टनर को कंसेंट लेकर के हमको मनाएं, डीड में अपडेट करे तभी कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ध्यान रहेगा। अच्छा, तो क्वेश्चन अभी और करेंगे। होमवर्क लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 1 एंड 2, ये टीएस ग्रेवाल की बुक का है। लेटेस्ट एडिशन का सीक्वेंस यही है, पुराना एडिशन है तो 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से 5 7 क्वेश्चन हो गए।
सेकंड सिचुएशन है कि हमारे सामने मिस्टर ए पार्टनर ये 3 काम करना चाहता है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, हमें इस पर डिस्कशन नहीं करना। ये चीज़ हमने अभी तक नहीं पढ़ी। तुमने अभी केस पढ़ा है, जो 6 केस पढ़े हैं नो यस वाला, उससे इसका लिंक नहीं है। ठीक, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप लोग अपने बेस पर आंसर दीजिए। अब ए चाहता है का मतलब बाकी एग्री नहीं है, ये मतलब है। मैंने लिखा ए वांट्स टू डू दिस, इसका मतलब बी और सी नहीं एग्री। तो तीनों एग्री अगर हैं तो फिर तो बात ही नहीं है, कोई झगड़ा तभी तो होगा ना, क्या दूसरा एग्री नहीं है, ठीक है ना। ए एग्री है, बी और सी एग्री नहीं है, तो इनमें से कौन से काम है जो कर सकता है वो, या कोई भी काम नहीं कर सकता, या सारे कर सकता है। जल्दी आंसर ना दें, 2 मिनट लगाएं, तीनों पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, फिर कोशिश करें आंसर देने की। जो आंसर देना चाहे दे सकता है रीजन के साथ। तीनों काम कर सकता है, नहीं कर सकता, वजह मेजॉरिटी बनवाएगी अगर पार्टनरशिप टीम में है, और सेकंड वाले में दोनों का कंसल्ट, आई मीन बड़ा डिसीजन है तो तीनों का कंसल्ट होना जरूरी है, और थर्ड मतलब तीनों का पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी विंस, इसीलिए तीनों में से कोई काम नहीं कर सकता। और कोई आंसर? सर फर्स्ट और थर्ड कर सकता है, सेकंड नहीं कर सकता। वजह? सर गुड्स खरीदना है, उसकी ड्यूटी है, उसमें जाके उसको लेने की जरूरत है, उसकी ड्यूटी है। और सेकंड में बिल्डिंग है तो बड़ा डिसीजन है, तो तीनों के लिए नहीं कर सकता। और थर्ड में पार्टनर बनना, उसके पार्टनर तो पार्टनर के बेस पे है कि पार्टनर बन सकते हैं, सो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इनका पॉइंट है कि फर्स्ट और थर्ड पॉसिबल है, बी पॉसिबल नहीं, सेकंड का पॉसिबल नहीं। हां जी सर तीनों नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वो पार्टनरशिप में आते हैं तो अगर किसी को कुछ खरीदना हो या कुछ खरीदना हो तो दोनों दूसरे और तीसरे की मंजूरी लेना जरूरी है। इनका पॉइंट ये है कि तीनों काम कर सकता है पार्टनर, हर पार्टनर के पास बराबर का अधिकार होता है, वो किसी की परमिशन का मतलब मोहताज नहीं है, उससे परमिशन लेगा तभी काम करेगा, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। इनका पॉइंट ये है। चलिए आंसर सुनते हैं। ये वाला काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अब लॉजिक पे समझते हैं जी क्या। बता दो जी, मैं पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से मेजॉरिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है सुन लीजिए जी बात। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि डिसीजन 2 टाइप के होते हैं, एक छोटा डिसीजन, एक बड़ा डिसीजन। अगर डिसीजन छोटा है तो कोई पार्टनर अकेला डिसाइड कर सकता है, किसी दूसरे पार्टनर से पूछने की भी जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी का भी कोई चक्कर नहीं है, एक पार्टनर अकेले डिसीजन ले सकता है। अगर डिसीजन बड़ा है तो मेजॉरिटी का कोई चक्कर नहीं है, सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी वो काम किया जाएगा। मान लीजिए 50 पार्टनर हैं और 49 ने कह दिया काम होगा, एक ने कह दिया नहीं होने दूंगा, तो काम नहीं हो सकता। मेजॉरिटी का कोई चक्कर नहीं है, ऑल एग्री होने चाहिए। ठीक, अब सर हमें कैसे पता लगेगा स्मॉल या बिग क्या है? हो सकता है किसी के लिए स्मॉल अमाउंट मतलब 10 लाख रुपए गुड्स किसी के लिए स्मॉल है, किसी के लिए बिग है। समझ आ रही है बात? हमें कैसे पता होगा? तो हमें याद करना ही है सर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर टोटल 8 आइटम्स की लिस्ट दे रखी है और लॉ ने कहा है कि ये 8 बड़े डिसीजन हैं, बाकी सब छोटे। लॉ के हिसाब से ये 8 डिसीजन बड़े डिसीजन हैं। इन 8 काम करने के लिए तो सारे पार्टनर हाँ बोलेंगे तभी ये काम होगा, वरना नहीं होगा। उसके अलावा बाकी सारे डिसीजन छोटे। सिंपल बात सोचो ना, आज मैंने बोला को सैलरी देनी है, ये भी डिसीजन है, सबसे पूछूंगा मैं सैलरी दोगे नहीं दूं, दे दूंगा मैं। सपोज गुड्स खरीदना है मेरे को, तो सबसे पूछूंगा गुड्स खरीदोगे नहीं खरीदो, गुड्स खरीद दूंगा मैं। अब उस टाइम गुड्स महंगे खरीद लूं, खराब खरीद नहीं हो सकता, उनको ये लॉस तो आपस में झेलना पड़ेगा। हर चीज के लिए नहीं पूछ सकते, फैमिली में भी देखो चला रहे हैं हम, घर चला रहे हैं,
तो कोई मान लो कोई जो बड़ा लड़का है वो मोबाइल नहीं चला गया, महंगा मोबाइल ले आया, तो ले तो आया, उसका डिसीजन है, मतलब उसको ये उसकी तरफ राइट नहीं है ये चीज़ करने का, ये चीज़ नहीं होगी, समझ आ रही है बात। तो छोटे डिसीजन का लेने का राइट सभी का है, इकलौता पार्टनर ले सकता है बिना वाक्यों से पूछे, ठीक। बड़े डिसीजन टोटल 8 हैं, 8 के 8 हमें याद नहीं करने। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है सर, करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, सारे पार्टनर एग्री होंगे तो ही होगा। दूसरा एग्जांपल, किसी नए बंदे को पार्टनर बनाना। देखिए जी, पार्टनर बनने का मतलब बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना। सोच के देखिए, हम 3 पार्टनर बैठे हुए हैं, अगले दिन मॉर्निंग में एक और चौथा बंदा ऑफिस में बैठा हुआ हमारी कुर्सी पर। एक पार्टनर कहता है आज से ये पार्टनर, हम कैसे पार्टनर है, हम तो जानते भी नहीं कैसे पार्टनर बना दें उसको, समझ आ रही है बात। किसी नए बंदे का पार्टनर बनना एक बड़ा डिसीजन है, सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी वो चौथा बंदा पार्टनर बनेगा। ऐसे तो हर बंदा अपने बेटे को पार्टनर बनाता है 18 साल के होते ही, प्रॉफिट से बराबर मिल जाएगा, समझ आ रही है बात। तो नए पार्टनर का बनाना भी बड़ा डिसीजन है, उसके लिए सारे पार्टनर का एग्रीमेंट जरूरी है। ध्यान रखिए जी बात। बड़े डिसीजन के लिए ऑल, स्मॉल डिसीजन के लिए एनी। इसमें टोटल 8 हैं, 8 हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, सिर्फ एक समझ लो हमारे कोर्स के अंदर नए पार्टनर को एडमिट करना। इस 8 वाले का एग्जांपल, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नोटिंग करना चाहे नोटिंग कर सकते हैं जी आप लोग। एक समझ रहे थे, नोटिंग रोकते हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया पार्टनरशिप में ऐसा होता है, जब कंपनीज में स्टार्ट करूंगा तब पढ़ाऊंगा ये वैसे ये बात, लेकिन अभी मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि सेम टॉपिक चल रहा है। ऐसा पार्टनरशिप में तो ये रूल है, एनी या ऑल। कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी एक्ट के अंदर जब डिसीजन लिया जाता है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग करवाई जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम कहते हैं उसको। तब मीटिंग में शेयर होल्डर्स आते हैं और डायरेक्टर बोलता है कि हम ये ब्रांच खोलना चाह रहे हैं। जितने लोग एग्री हैं जी हैंड रेज करें, वोटिंग होती है बाय शो ऑफ हैंड्स, काउंट कर लेते हैं। जो चाहते हैं कि नहीं खरीदी जाए वो हैंड रेज करें, वो काउंट कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो वहां पर अगर छोटा डिसीजन है तो आधे लोग से ज्यादा, अगर बड़ा डिसीजन है तो 75% लोग से ज्यादा। छोटे डिसीजन को टेक्निकल लैंग्वेज में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं और बड़े डिसीजन को टेक्निकली स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। अगेन सर, छोटा डिसीजन कौन सा, बड़ा डिसीजन कौन सा, पता कैसे चलेगा? तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बिग डिसीजन पहले से ही मेंशन है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये डिसीजन पहले से ही मेंशन है कि ये वाले डिसीजंस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन एसआर चाहिए, इन डिसीजन के लिए ओआर चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। कंपनी के अंदर लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, वहां ऑल कर देंगे ना अगर, तो कभी कोई डिसीजन लिया नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सपोज ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं 17 लोग घर के अंदर, सभी लोग एग्री होंगे तो काम करेंगे, तो काम हो ही नहीं पाएगा फिर, है कि नहीं? वो सिचुएशन है, नोट कर सकते हैं आप लोग। आज के लिए